नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विश्व में चल रही गतिविधियों के बारे में, लेकिन इसके कारणों में कहीं न कहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध है। उस युद्ध को अब 4 साल होने को आए हैं। 24 फरवरी 2022 को वो स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है। उसके प्रभावों में इस दुनिया में बहुत सारे चेंज आ गए हैं जो आज अपन देख रहे हैं, चाहे वो वेनेजुएला के हालात हो, ईरान के हालात हो। कहीं न कहीं इसके पीछे यूक्रेन और रूस के युद्ध का भी प्रभाव है। तो वो किस तरह से, उस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा और कितना नुकसान हो चुका है, इस बारे में डिटेल से इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध 24 फरवरी 2022 को स्टार्ट हुआ था, वो अभी भी शुरू है और उसके अंदर यूक्रेन के 25% भाग पर रूस ने कब्जा कर लिया है। जो 25% भाग पर कब्जा किया है, वो क्षेत्र खनिजों से समृद्ध क्षेत्र है और क्रीमिया को जमीन से जोड़ने के लिए जो रूस को जगह चाहिए थी, उस पर उसने कब्जा कर लिया है। तो एक यूक्रेन के बहुत बड़े भाग पर रूस ने बढ़त हासिल कर ली। जब ये युद्ध शुरू हुआ, तब लग रहा था कि यूक्रेन को रूस है वो 6-7 दिन में कब्जा कर लेगा, लेकिन यूरोपियन देशों और अमेरिका का साथ मिला तो यूक्रेन इतने सालों तक टिक पाया है। लेकिन अब जो यूरोपियन देशों ने और अमेरिका ने यूक्रेन को सपोर्ट किया था, वो यूरोपीय देशों को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यूक्रेन और रूस के युद्ध के शुरू होने का कारण क्या था? वो ये कारण था कि यूक्रेन ये चाहता था कि नाटो का मेंबर बने, और आज नाटो का क्या हाल हो रहा है। नाटो का मुख्य मेंबर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की सोच रहा है। उसने बोल दिया है कि 15 दिन के बाद में ग्रीनलैंड पर बात करेंगे, और ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर में आता है और डेनमार्क नाटो का मेंबर है। तो मतलब यूक्रेन इस चक्कर में पिटा गया कि वो नाटो का मेंबर बनने के चक्कर में, और डेनमार्क ऑलरेडी नाटो का मेंबर है, तो भी उसकी जमीन अमेरिका कब्जाना चाह रहा है। तो ये एक नेटो पे फूट डालने वाला साबित हो रहा है। फिर क्या है, जैसे ही रूस यूक्रेन के युद्ध में शामिल हुआ और उधर बिजी हुआ, तब अमेरिका ने रूस के समर्थित जो देश थे उनमें सत्ता परिवर्तन करने का सिलसिला स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले शिकार बने सीरिया के राष्ट्रपति अल असद। उनको सीरिया छोड़ करके भागना पड़ा, क्योंकि जब तक यूक्रेन और रूस का युद्ध नहीं चल रहा था, रूसी सेना है वो सीरिया में ध्यान दे पा रही थी, वहां पे लड़ रही थी, हमले कर रही थी, असद विद्रोहियों पर हमले कर रही थी, और विद्रोहियों के समर्थन में अमेरिका था। तो जैसे ही असद सीरिया छोड़ करके रूस भागे, अमेरिका ने, जिसको खुद उसने आतंकवादी घोषित कर रखा था, उसको सीरिया का राष्ट्रपति मान लिया और सीरिया रूस के कंट्रोल से निकल गया। फिर रूस का सहयोगी था वेनेजुएला। वेनेजुएला और रूस की तो ट्रीटी हो रखी थी कि एक दूसरे का समर्थन करेंगे, साथ देंगे, और अमेरिका ने क्या किया, सीरिया में ये करने के बाद में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ करके लेके गया। तो वहां पर भी रूस कमजोर पड़ गया, क्योंकि रूस उधर बीजी है, तो ये वेनेजुएला के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सका। तो ये भी एक
रूस उधर बिजी है, अमेरिका उसके समर्थित सरकारों को गिराने में लगा हुआ है। अगला नंबर ईरान का है। ईरान में भी पिछले 10 से 15 दिनों में या आज 16वां दिन है, प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। 500 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। हो सकता है तख्ता पलट हो जाए और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को देश छोड़कर भागना पड़े और वो रसिया जा सकते हैं। और रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी लगभग 10 लाख मौतें अब तक हो चुकी है और 1 करोड़ लोगों ने पलायन कर दिया है, अपने घर छोड़ करके दूसरे देशों में शरण ली है। तो ये रूस यूक्रेन युद्ध बहुत भयावह हो गया है। इसके जो प्रभाव है वो पूरे विश्व पर दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन की इकोनॉमी, यूक्रेन से रूस से जो यूरोप खरीद रहा था, गैस हो या तेल हो, उस पे प्रतिबंध लगा दिए इन लोगों ने। तो अमेरिका से खरीदना स्टार्ट कर दिया और अमेरिका गैस उनको महंगी देने लगा। तो यूरोप में कई सरकारें बदल गई। इंग्लैंड में 2 से 3 प्रधानमंत्री बदल गए, जर्मनी में बदल गए। कई यूरोपीय देशों में महंगाई इस कदर बढ़ गई कि वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और इस सब में जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो हुआ अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका के हथियार बिकने शुरू हो गए। नाटो को ये डर लगा कि रूस उन पे कब्जा कर लेगा, यूरोपियन देशों को, तो अमेरिका से हथियार खरीदने लगे और इसी डर का फायदा अमेरिका ने उठाया। और ट्रंप ने बोला कि आप नेटो कंट्री अपने जीडीपी का 5% सुरक्षा पर खर्च कीजिए, नहीं तो अमेरिका नेटो से निकल जाएगा। अब यूरोप को कहीं ना कहीं ये विचार करना पड़ रहा है कि मतलब रूस से बात की जाए। अभी इटली के प्रधानमंत्री का बयान भी आया है कि हम रूस से बात करेंगे, क्योंकि एक तरफा बात जो वो यूक्रेन से कर रहे थे उसमें उनको यूरोप अलग थलग पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका अपने रास्ते पर निकल चुका है। वो ग्रीनलैंड कब्जाना चाहता है, पनामा नहर कब्जाना चाहता है और उसको जो पसंद नहीं है उसको वो हटाना चाहता है। ट्रंप ने तो बोल दिया है कि मुझे कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं रोकता है, जो अमेरिका के खिलाफ है वो ट्रंप उसके खिलाफ है। ट्रंप को रोकता है तो ट्रंप की नैतिकता। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर सकता है? अमेरिका के पास में वीटो पावर है। अगर वीटो पावर नहीं है तो भी वो इतना शक्तिशाली है कि मतलब किसी को, संयुक्त राष्ट्र संघ को कुछ मानता ही नहीं। पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पे उसका कब्जा है। सारा व्यापार विश्व का होता है वो डॉलर के अंदर होता है और सारे विश्व के अंदर 80 देशों के अंदर अमेरिका ने अपने बेस बनाए हुए हैं, अपनी सेना बिठाई हुई है, क्योंकि अमेरिका ने पूरे विश्व को अपने हिसाब से बांटा हुआ है। ये कमांड है, ये साउथ एशिया कमांड है, ये अफ्रीकन कमांड है। इस तरह से उसको पूरे विश्व को कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है, उसको उसने बांटा हुआ है। तो अमेरिका के खिलाफ में अब लड़ना, पहले रूस एक पार्टी बन जाता था, अमेरिका जिस पर अटैक करता था रूस उसको बचाने आ जाता था। लेकिन अब रूस यूक्रेन युद्ध में बिजी है और कहीं ना कहीं रूस कमजोर हो रहा है, क्योंकि रूस के समर्थित जो देश थे वो उनमें सत्ता परिवर्तन हो रहा है। अमेरिका के खिलाफ में एक सत्ता परिवर्तन पिछले दिनों में हुआ है, वो सिर्फ अफगानिस्तान में। बाकी बांग्लादेश में उसने करवाया, पाकिस्तान में करवाया, सीरिया में करवाया, वेनेजुएला में करवाया। ये सारी सरकारों को इसने पलट दिया, कहीं सीधे कहीं पर्दे के पीछे से। तो विश्व के देशों की निर्भरता अमेरिका के ऊपर है, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी है, सबको व्यापार करना है। और ट्रंप ने एक नया अपना विजन बना दिया है कि जो देश अमेरिका के खिलाफ जाएगा उस पर टैरिफ लगाएंगे। तो अभी एक और बिल को मंजूरी दी है कि भारत, चाइना और ब्राजील ये रूस से तेल खरीद रहे हैं, तो जो रूस से तेल खरीदेगा उस पर अमेरिका 500% तक टैरिफ लगा सकता है।
इस बिल को अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। ये जैसे ही उनके संसद से पास होगा, ट्रंप इस पे जरूर एक्शन लेगा। 500% नहीं तो 100%, 150%, ये एक बार लगा भी सकता है। इससे क्या है, अ, भारत का व्यापार बहुत प्रभावित होगा, क्योंकि भारत अमेरिका को सामान बहुत ज्यादा भेजता है, खरीदता कम है, तो भारत पैसा कमाता है। ऐसे ही अब भारत को ये ऑप्शन उपलब्ध करवा रहा है कि आप रूस से तेल खरीदना बंद कर दीजिए, हम आपको तेल देंगे, जो कि वेनेजुएला पे ऑलरेडी कब्जा कर दिया है। तो वेनेजुएला का जो तेल है वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारतीय कंपनियां खरीदना शुरू कर दे, क्योंकि रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। और रिलायंस के पास में सबसे बड़ी जामनगर की जो रिफाइनरी है, उसकी एक विशेषता है, वो ये है कि क्रूड ऑयल की अलग अलग कैटेगरी होती है। तो वेनेजुएला से जो तेल निकलता है वो भारी किस्म का होता है, और उसको रिफाइन करने की क्षमता जामनगर की रिफाइनरी में है, क्योंकि भारत पहले भी वेनेजुएला से जब तेल आयात करता था तो इसी रिफाइनरी में तेल रिफाइन होता था, फिर आगे रिलायंस उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था, दूसरे देशों को भी भेजता था, जैसे बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है। तो अब बड़ी मात्रा में हो सकता है कि रिलायंस फिर से खरीदना शुरू कर दे, क्योंकि भारी तेल क्रूड ऑयल है, उसको रिफाइन करने की क्षमता हर किसी रिफाइनरी में नहीं है। तो ये विश्व बाजार में 5 से 6 डॉलर सस्ता प्रति बैरल तक मिलता है, तो और फायदा होगा। तो ये आने वाले दिनों में अपने को देखने को मिल सकता है। और रूस यूक्रेन युद्ध में एक ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार अब तक लगभग 12 लाख लोगों की जान जा चुकी है, एक बहुत बड़ा नंबर है। अब विश्व एक ध्रुवीय हो गया है, क्योंकि रूस का कमजोर पड़ना कहीं न कहीं अमेरिका को फ्री हैंड देने जैसा है, क्योंकि अब अमेरिका या ट्रंप नेक्स्ट लेवल पे खेल रहा है। जो भी ट्रंप के खिलाफ में जा रहा है, उसको ट्रंप ध्वस्त करना चाहता है, ट्रंप अपने ईगो पे ले लेता है। उसमें पाकिस्तान जैसे देशों ने उसका फायदा उठाया, क्योंकि ट्रंप की वाहवाही करने में ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नामित कर दिया, ट्रंप की क्रिप्टो करेंसी को। तो क्या है, ट्रंप अमेरिका पाकिस्तान के फेवर में बयानबाजी करने लगा, और भारत को कहीं न कहीं एक ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया था, उसके अंदर बढ़त हासिल होते हुए भी पाकिस्तान ने फेक नैरेटिव इतना अच्छे तरीके से चलाया कि जैसे पाकिस्तान इस ऑपरेशन में बढ़त हासिल की हो। और अभी पाकिस्तान क्या है, JF-17 जो इनका विमान था, उसको बेचने में कामयाब हो पा रहा है, जबकि भारत के तेजस के ऑर्डर जो इंडोनेशिया खरीदने में रुचि दिखा रहा था, वो भी पाकिस्तान से अब JF-17 खरीद रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन की एडवर्टाइज इस अच्छे तरीके से की, जैसे कि मतलब पाकिस्तान ने अपने सेना प्रमुख को फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी, और अमेरिकी लॉबिंग कंपनियां थी, उनको पैसे दिए। तो क्या मतलब पाकिस्तानी जो हथियार थे, उनको मतलब एक विश्व लेवल पे फेमस कि हमने भारत के विमान गिराए इन हथियारों से। तो दूसरे देश क्या, सूडान पाकिस्तान से विमान खरीदना चाहता है, सीरिया नहीं लीबिया वो पाकिस्तान से खरीदना चाहता है, इंडोनेशिया खरीदना चाहता है। इस तरह से पाकिस्तान डिफेंस के हथियारों के ऑर्डर ले रहा है। पाकिस्तान भारत के सामने कुछ नहीं है, न इकोनॉमी है, न उसके वेपन इतने अच्छे हैं, न उसके पास में इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी है, न उसका डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है, फिर भी पाकिस्तान एक कामयाब हो गया, क्योंकि उसके एडवर्टाइज करने का जो तरीका था वो बेहतरीन था। तो भारत को भी ये चाहिए कि विश्व लेवल पर अपनी एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी तरीके से करे, जिससे कि भारत हथियारों के निर्यात में आगे बढ़ जाए, हथियारों के निर्यात में
आगे बढ़ सके। ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।